दोस्तों, क्रांतिकारी भगत सिंह को फांसी की सज़ा ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा दी गई थी क्योंकि वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे। उनकी फांसी का मुख्य कारण 1928 में लाहौर में हुई दो घटनाएं थी। पहली घटना सैंडर्स की हत्या थी। दोस्तों, 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी। यह हत्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी, जो 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में घायल होकर मृत्यु को प्राप्त हुए थे। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु ने इसे अंजाम दिया, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी मदद की थी, उनकी हेल्प की थी। दूसरी घटना थी असेंबली में बम विस्फोट करना। दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना था। बम कम शक्ति का था और इसे खाली जगह पर फेंका गया था। इसके बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा लिया और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इन घटनाओं के बाद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने मुकदमा चलाकर दोषी ठहराया। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उन पर हत्या, देशद्रोह और ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगे। 7 अक्टूबर 1930 को विशेष ट्रिब्यूनल ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई। उसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उस समय भगत सिंह की उम्र मात्र 23 साल की थी। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम में युवाओं को प्रेरित किया और वे आज भी भारत के नायकों में शुमार हैं। अब यह सवाल उठता है कि क्या उस समय महात्मा गांधी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे, या उनके पास इतनी पावर थी कि भगत सिंह की फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदलवा सकते थे। इतिहासकारों और विचारकों के बीच लंबे समय से यह बहस का विषय रहा है। इस मुद्दे पर कई तथ्य और दृष्टिकोण हैं, जिन्हें देखकर हम अपनी संभावना का आकलन कर सकते हैं, जैसे गांधी जी की स्थिति और उनका अंग्रेज अधिकारियों पर प्रभाव। महात्मा गांधी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता थे और ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत में उनकी अहम भूमिका थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसमें गांधी जी ने नमक सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के बदले राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग रखी थी। यह समझौता भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी से ठीक पहले हुआ था। हालांकि इस समझौते में क्रांतिकारियों की सज़ा माफ़ी का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन से भगत सिंह और उनके साथियों की सज़ा को कम करने की अपील की थी। उन्होंने पत्र लिखे और व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे को उठाया। 23 मार्च 1931 को फांसी से कुछ घंटे पहले तक गांधी ने इरविन से उनकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने की गुजारिश की थी। गांधी का तर्क था कि फांसी से जनता में आक्रोश बढ़ेगा और यह शांति के प्रयासों को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने इसे मानवीय आधार पर भी उठाया। इसके बाद गांधी जी के सिद्धांत और विचारधारा भी आड़े आ गई। गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत पर अडिग थे, जबकि भगत सिंह और उनके साथियों ने हिंसक क्रांतिकारी रास्ता अपनाया था। गांधी ने सार्वजनिक रूप से उनकी हिंसा की निंदा की थी, हालांकि वे उनकी देशभक्ति और बलिदान की भावना की प्रशंसा भी करते थे। हिंसा और अहिंसा संबंधित इस विचारधाराओं के अंतर के कारण गांधी जी उनके लिए पूर्ण समर्थन जुटाने में संकोच कर रहे थे। गांधी जी का ब्रिटिश सरकार पर प्रभाव भी सीमित ही था। ऐसा भी नहीं था कि अंग्रेजी सरकार उनकी हर बात मानती थी। वायसराय इरविन ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी अपराधियों की सज़ा में रियायत देना ब्रिटिश सरकार की कमजोरी मानी जा सकती है। इन सब परिस्थितियों के बाद भी क्या महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे? शायद हाँ भी और नहीं भी। हाँ की संभावना तब बन सकती थी अगर गांधी जी ने समझौते में क्रांतिकारियों की रिहाई को अनिवार्य शर्त बनाया होता और इसके लिए आंदोलन को तेज करने की धमकी दी होती, तो शायद ब्रिटिश सरकार दबाव में आ सकती थी। उनकी जन समर्थन की ताकत यह संभव बना सकती थी, क्योंकि उस समय गांधी जी के पास इतना जन समर्थन था कि अंग्रेज़ों को झुकना पड़ता। पर कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने इसमें खास दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि शायद उन्हें डर था कि यदि वे हिंसा में अपराधी घोषित किए गए क्रांतिकारियों का समर्थन करते हैं
तो उनके अहिंसा के बेदाग सिद्धांत पर दाग लग जाता। अब ना की संभावना भी कम नहीं थी, क्योंकि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ब्रिटिश सरकार भगत सिंह को एक खतरनाक उदाहरण मानती थी और उनकी फांसी को क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलने का जरिया समझती थी। और फिर मामला उनके अधिकारी की हत्या का भी था, तो अंग्रेज़ों को डर भी था कि यदि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को माफ़ किया गया तो आगे ये और भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि परिणाम कुछ भी होता, कोशिश तो करनी ही चाहिए थी। हम समझते हैं कि गांधी जी के पास इतना दबाव बनाने का समय और संसाधन उस समय शायद पर्याप्त नहीं था, फिर भी वे निश्चित रूप से भगत सिंह को बचा सकते थे, क्योंकि यह ब्रिटिश सरकार की नीति, गांधी की अपनी विचारधारा और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर था। कई इतिहासकार मानते हैं कि गांधी जी के पास भगत सिंह को बचाने की संभावना थी, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी रणनीति और सिद्धांतों में बड़ा बदलाव करना पड़ता, जो शायद उनके लिए संभव नहीं था।